बच्चों कैसे हैं आप लोग? आइए बहुत अच्छे होंगे और डेली क्लासेस आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। हर रोज़ आप लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्नों का कलेक्शन लेकर उपस्थित हो रहे हैं और इसी क्रम में आज भी आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं और इनको भी आप लोगों को बहुत अच्छे से देखना है। पिछले 2 दिनों से आप लोगों का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा जा रहा है और आप सभी लोग मेहनत से क्लास को अटेंड कर रहे हैं और साथ ही प्रश्नों को बहुत गंभीरता के साथ आप लोग पढ़ते हैं और उत्तर देते हैं। ये सब चीज़ें देखकर बहुत अच्छा लग रहा है और इसीलिए आप लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन यानी कि कहिए कि शुरुआती दौर से भी ज़्यादा जो है बड़े और बेहतरीन प्रश्न लेकर उपस्थित हो रहे हैं ताकि आप लोगों का जो नॉलेज है वो पूरी तरह से जो है कॉन्फिडेंस आ सके, चेक हो सके कि हाँ आप लोगों को कितना ज्ञान हो चुका है। तो आज भी आपके लिए बढ़िया प्रश्न है बच्चों। प्रश्न है आपका, ताम्रपाषाण संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? आपको ताम्रपाषाण काल के संस्कृति के बारे में बताने की कौन से कथन सही हैं और आप देख रहे हैं आपके सामने कूट है, आपको कूट की सहायता से उत्तर को देना है। तो आपका पहला जो पॉइंट है, ताम्रपाषाण संस्कृतियों की अर्थव्यवस्था खाद्य उत्पादक थी। क्या ये बात सही है कि ताम्रपाषाण संस्कृतियों की जो अर्थव्यवस्था है ये खाद्य उत्पादक थी? दूसरा, ताम्रपाषाण संस्कृति के लोग नगरवासी थे तथा वे लेखन कला से परिचित थे। क्या ये बात सही है? तीसरा, इस समय तांबे की पर्याप्त उपलब्धता थी तथा लोग तांबे में टिन को मिश्रित करके कांसे बनाने की तकनीक से भी भिज्ञ होता है जानते थे, जिससे कृषि का विस्तार संभव हुआ। तो अब आपको बताना है बच्चों कि ताम्रपाषाण संस्कृतियों के बारे में कौन कौन सा स्टेटमेंट है जो कि आपका सही है और आपके सामने कूट है कि कौन सा सही है, पहला तीसरा या केवल पहला या दूसरा तीसरा या सभी। तो ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है बच्चों और बहुत इंपॉर्टेंट और साथ ही बहुत ईजी, बिल्कुल कोई दम नहीं है प्रश्न में। देखने में भले ही आपको बड़ा लग रहा हो लेकिन बहुत आसान है। पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो बहुत ही आसान है ये, कोई भी दिक्कत आप लोगों को सॉल्व करने में नहीं होना चाहिए। आप सभी को पता है इसमें से कौन सा नहीं होगा, पहले ये देख लीजिए। जो आपको सही नहीं लगता उसको हटा दीजिए पहले। तो एलिमिनेट आप करेंगे तो किसे करना चाहेंगे? आप सबको पता है ताम्रपाषाण जो संस्कृति है यहाँ के लोग नगरवासी नहीं हैं बल्कि क्या है, ग्रामीण सभ्यता है। आपका ग्रामीण सभ्यता है। ताम्रपाषाण कालीन जो संस्कृति है ये ग्रामीण संस्कृति है, नगरवासी नहीं है और साथ ही वे लेखन कला से भी परिचित नहीं है, पढ़ना लिखना नहीं जानते। यानी कि दूसरा पॉइंट आपका सही नहीं है और अगर दूसरा सही नहीं है तो आप देखिए एलिमिनेट करेंगे तो कौन सा आंसर आएगा? आपका चौथा भी नहीं होगा, आपका तीसरा भी नहीं होगा। अब या तो आपका पहला यानी कि पहला तीसरा होगा या दूसरे में केवल पहला होगा। तो आपको बताना है कि अब आप कौन सा सही करना चाहेंगे। क्या आपको आपका तीसरा पॉइंट सही लग रहा है कि इस समय तांबे की पर्याप्त उपलब्धता थी तथा लोग तांबे में टिन को मिश्रित करके कांसा बनाना जानते थे और जिससे कृषि के क्षेत्र में विस्तार हुआ? इसमें कन्फ्यूज़न होगा, मुझे पता है इसमें आप लोग कंफ्यूज होने वाले हैं। अगर आपने बहुत बारीकी से अध्ययन नहीं किया है तो यहाँ पे बिल्कुल आपको डाउट होगा और अगर डाउट है तो वो आज आपका क्लियर हो जाएगा। और आपको पता है यहाँ पे जो आपके पॉइंट्स हैं, पहला भी सही है कि ताम्रपाषाण संस्कृतियों की अर्थव्यवस्था खाद्य उत्पादक है, क्योंकि नवपाषाण काल से ही मनुष्य खाद्य उत्पादन करने लगा था। तो ये संस्कृति खाद्य उत्पादक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये चीज़ आप बिल्कुल क्लियर रखेंगे। और आपका जो तीसरा पॉइंट है कि इस समय तांबे की पर्याप्त उपलब्धता थी तथा लोग तांबे में टिन को मिश्रित करके कांसे बनाने की तकनीक से परिचित थे, सही है। इस समय के लोगों के पास तांबा बहुत पर्याप्त था और इसलिए इन्होंने टिन मिला करके कांसा बनाने की तकनीक की शुरुआत की थी। लेकिन जो कांसा ये बनाना सीख रहे थे वो अच्छा नहीं था, बहुत निम्न कोटि के कांसे के बनाए जाने का साक्ष्य मिला है। लेकिन उच्च कोटि का जो कांसा है ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने बनाया था। इन लोगों ने तांबा और टिन का जो रेशियो है उसको ये सही तरीके से नहीं मिला सके थे, इसीलिए जो कांसा इन्होंने बनाया वो निम्न कोटि का था, अच्छा नहीं था। इसलिए आपका तीसरा भी सही है। ये लोग परिचित हैं बशर्ते ये लोग अच्छी किस्म की कांसे का निर्माण करना नहीं जानते। तो पहला और तीसरा सही हो गया बच्चों। आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, दूसरा सही नहीं है, ये बात आपको पता चल गया है। ये प्रश्न है आपके सामने ताम्रपाषाण काल का। ये प्रश्न भी बहुत अच्छा है।
ताम्रपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है इस काल में, और ये भी देख लीजिएगा कि ये कूट की सहायता से उत्तर देना है, इसलिए सारे स्टेटमेंट को ध्यान से समझना है और फिर कूट की सहायता से उत्तर देना है। तो आप देख रहे हैं पहला पॉइंट क्या कह रहा है, इस काल में तांबे और किसी अवसर पर निम्न कोट के कांसे का उपयोग देखने को मिलता है। अब तो इसमें कोई डाउट नहीं है आप लोगों को, पहले पॉइंट में तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। दूसरा कह रहा है कृषि की जानकारी थी, यानी कि ये लोग कृषि की जानकारी रखते थे, इन्हें जो है कृषि की जानकारी थी। तो इस पॉइंट में भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। तीसरा है भारत में इस काल की सबसे पुरानी बस्ती मालवा और मध्य भारत में पाई गई है। तो आपको बताना है कि ताम्रपाषाण संस्कृतियों के बारे में आपका कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही है, और इसमें आप लोगों को कोई भी जो है डाउट नहीं होना चाहिए कि कौन सा है जो कि आपका सही है। तो बताएंगे बच्चों आपका कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही है। तो ये तो आपको कंफर्म हो ही चुका है, आपके सामने कूट भी है, कूट की सहायता से बताएंगे क्या पहला सही है, क्या पहला दूसरा सही है, या पहला तीसरा सही है, या पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। तो बताएंगे बच्चों आपका कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही है। तो ये आपके सारे स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कि पहला तो आपको पता ही चल गया है कि इस काल में जो है तांबे को और किसी अन्य अवसर पर निम्न कोट के कांसे का उपयोग देखने को मिलता है, बिल्कुल सही है। तांबा और कुछ अन्य अवसरों पर कांसे की जो चीज़ें हैं ये भी देखने को मिली हैं। साथ ही कृषि इस काल में की जाती थी, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। और भारत में इस काल की सबसे पुरानी जो बस्तियां हैं वो मालवा और मध्य भारत में पाई गई हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तीनों पॉइंट्स सही हैं आपके, कोई गलती नहीं है इसमें। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है। आपके सामने फिर से क्वेश्चन है और आपको कूट की सहायता से उत्तर देना है। क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है महापाषाण लोग उन्नत कृषक थे। क्या महापाषाण काल के जो लोग थे ये उन्नत प्रकार के कृषक थे। दूसरा है आपका महापाषाण काल की कब्र में अस्थियों के साथ मृदभांड और लोहे की वस्तुएं भी पाई गई हैं। क्या ये बात सही है। अब आपको बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन है जो कि आपका सही नहीं है। आपको सही नहीं बताना है बच्चों, क्या पहला सही नहीं है, या दूसरा सही नहीं है, या पहला दूसरा दोनों सही नहीं है, या इनमें से ऐसा कोई नहीं है कि जो सही ना हो, यानी कि सभी सही है। तो आपको बताना है बच्चों कि आपका कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही नहीं है। और ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, अगर आपने महापाषाण संस्कृति के बारे में पढ़ा है तो आपको इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। आप सभी को पता है कि जो महापाषाण संस्कृतियां हैं ये दक्षिण के क्षेत्र में डेवलप हुई थी, और दक्षिण के क्षेत्र में आपको पता है कि कृषि योग्य लैंड उतना अच्छा नहीं था, और इसलिए वहाँ पे कृषि भी उतना ज़्यादा नहीं हो पाता था। रागी की कृषि के साक्ष्य वहाँ मिले हैं, लेकिन बाकी बड़े पैमाने पे कृषि का साक्ष्य नहीं मिलता। इसका मतलब इस काल के जो लोग हैं वो जो है उन्नत कृषक नहीं थे। ये बात जो है आपका क्या हो गया, गलत हो गया। उन्नत कृषक नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा फसल उत्पादन के साक्ष्य नहीं मिले हैं, और ना ही ऐसा वहाँ का माहौल था कि बहुत ज़्यादा फसलों का उत्पादन हो सके। दूसरा जो है ये आपका बिल्कुल सही, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि इस काल के कब्र में अस्थियों के साथ मृदभांड और लोहे की वस्तुएं भी पाई गई हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और आपको पता है महापाषाण संस्कृति क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मृतकों को क्या करते थे ये लोग, बड़े बड़े पत्थरों से उनकी डेड बॉडी को घेर देते थे, इसीलिए इसको महापाषाण संस्कृति कहा जाता है। साथ ही मैंने आपको बताया था ज़मीन के अंदर गड्ढा खोद करके वो लोग कमरेनुमा संरचना बनाते थे, उसमें एक होल होता था, होल से सीढ़ियाँ लगी होती थी, वो नीचे उतरते थे और अपने जो पूर्वज होते थे उनको उसी कमरे में ले जा करके टाइम्स टू टाइम दफन किया कर देते थे, जैसे जैसे उनकी मृत्यु होती थी। मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि ये जो होल होता है जिस रास्ते से ये लोग अंदर प्रवेश करते थे उस होल का क्या नाम था, कमेंट कीजिएगा बच्चों उस होल का क्या नाम था। पहला ऑप्शन है मेन होल, पहला ऑप्शन है आपका मेन होल, दूसरा ऑप्शन है आपका पोर्ट होल, तीसरा ऑप्शन है आपका ब्लैक होल। बताएंगे बच्चों, आपके पास 3 ऑप्शन है, कौन सा होल कहा जाता था इसको, मेन होल कहते थे, पोर्ट होल कहते थे, या ब्लैक होल कहते थे। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है कि ताम्रपाषाण काल में ज़मीन के अंदर ले जाकर डेड बॉडीज़ को दफनाया जाता था, जिस रास्ते से वो बार बार जाते थे और डेड बॉडी को सब मतलब दफन किया करते थे, उस
होल को या उस रास्ते को क्या कहा जाता था? तो याद रखेंगे उसको कहा जाता था पोर्ट होल। पोर्ट होल याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगला प्रश्न भी आपका जो है ये कूट से संबंधित है और वो भी पूरा पाषाण कालीन संस्कृति से संबंधित है। तो आपको बताना है बच्चों, पूरा पाषाण कालीन संस्कृति से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पूरा पाषाण कालीन जो संस्कृति है उसके बारे में आपको विचार करना है और बताना है कि कौन कौन सी बातें हैं जो कि सही हैं आपकी नवपाषाण कालीन जो है संस्कृति के बारे में। पहला है, क्या नवपाषाण काल संस्कृति में मृद भांड निर्माण का काम होने लगा था? दूसरा, पत्थर के औजारों का घर्षण और उन पर पालिश करना, क्या ये चीज़ें शुरू हो चुकी थी? तीसरा, अग्नि का उपयोग एवं उसके माध्यम से भोजन पकाने की तकनीक का आरंभ, क्या ये तकनीक भी शुरू हो गया था आपका नवपाषाण काल में? तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट है जो कि आपका करेक्ट है नवपाषाण काल से जुड़ी हुई संस्कृति के बारे में। क्या केवल पहला सही है, या पहला दूसरा सही है, या दूसरा तीसरा सही है, या सभी सही हैं? तो आप लोगों को बताना बच्चों कि कौन सा स्टेटमेंट है जो कि आपके पूरा पाषाण कालीन संस्कृति से संबंधित सही है। तो याद रखेंगे आपका जो दिया हुआ पॉइंट्स है यहाँ पे लिखे सभी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं। नवपाषाण काल में जो मानव है ये चाक निर्मित मृदभांड बनाने लगा था। चाक से निर्मित मृदभांड मानव बनाने लगा था, तो इसलिए इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, चाक निर्मित मृदभांड बनते थे। साथ ही पत्थर के औजारों का ये लोग अब घर्षण करना, उस पर पालिश करना, ये सारी चीज़ें भी शुरू कर दिया गया था मानव के द्वारा। बहुत ही सुंदर अब ये लोग हथियार और औजार बनाने लगे थे, ये भी सही है। और तीसरा, अग्नि का उपयोग, इसके माध्यम से लोग भोजन पकाने की तकनीक का आरंभ कर लिए थे। यानी कि नवपाषाण काल में मानव ने सही तरीके से या विधिवत तरीके से या नियमित तरीके से कृषि का उपयोग करना शुरू कर दिया था और उसके माध्यम से भोजन भी पकाना इन्होंने शुरू कर दिया था। तो आपका तीसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आपका यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। तो आप देख रहे हैं बच्चों, क्वेश्चन है आपके लिए, मनुष्य आग से कब परिचित हुआ था? मनुष्य आग से कब परिचित हुआ था? कब परिचित हुआ था मनुष्य आग से? पहला है पूरा पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल। दूसरा है मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। और तीसरा है आपका नवपाषाण काल, नवपाषाण काल। तो बताएंगे बच्चों मानव किस काल में आग से परिचित हो गया था? पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, नवपाषाण काल में। 3 ऑप्शन है आपके सामने। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया है कि परिचित कब हुआ और नियमित उपयोग करना कब शुरू किया। तो याद रखेंगे परिचित हुआ है पूरा पाषाण काल में ही, लेकिन नियमित रूप से उपयोग करना शुरू किया है नवपाषाण काल से। जिस तरह से आपका जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सारे स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है बच्चों, आपको सुमेलित करना है और ये आपके सामने संस्कृतियाँ दी हुई हैं। आपको बताना है कि कौन सी संस्कृति का सही रूप से सुमेलन क्या होगा। तो आपको बताना है सही रूप से कौन सा है जो कि आपका सुमेलित है। यानी कि यहाँ पे कोई एक है जो सुमेलित नहीं है। आपको ये बताना है कि कौन सा एक सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है। चूँकि यहाँ पे कूट नहीं है तो आपको ये बताना है इसमें से कोई एक है जो सुमेलित नहीं है। तो आपका पहला ऑप्शन है दायमाबाद, क्या ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है? दूसरा है एरड़, क्या ये मालवा से संबंधित है? तीसरा है आपका कालीबंगा, क्या ये जोरवे से संबंधित है? और चौथा है आपका गिलुंद, क्या ये ताम्रपाषाण काल से संबंधित है? तो आपको बताना है बच्चों कि आपका कौन सा है जो कि आपका सही नहीं है। तो ये आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा आपका सही नहीं है। तो ये आपके सामने जो ऑप्शन है, चलिए मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ आपका कौन सा सुमेलित नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि जो दायमाबाद है ये हड़प्पा में भी है और ये आपके ताम्रपाषाण काल में भी है। तो दोनों में आपका क्या होगा, दायमाबाद हो जाएगा। लेकिन आपके सामने अगर हड़प्पा है तो बिल्कुल सही है, ये हड़प्पा से भी जुड़ा हुआ है और ये ताम्रपाषाण कालीन बस्ती भी है। तो आपके सामने हड़प्पा बिल्कुल सही है। एरड़ जो है ये आपका मालवा यानी कि जो आपका मध्य प्रदेश है यहाँ से जुड़ा हुआ बिल्कुल सही है। और आपका जो गिलुंद है ये आपका ताम्रपाषाण कालीन बस्ती है, बिल्कुल सही है, ये भी आपका सही है। लेकिन जो आपका कालीबंगा है ये सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है, ये जोरवे से नहीं जुड़ा है। क्योंकि जो जोरवे है
ये आपकी महाराष्ट्र की संस्कृति है, महाराष्ट्र की संस्कृति है जो कि ताम्रपाषाण काल से जुड़ा हुआ है। ताम्रपाषाण संस्कृति है जो कि आपकी महाराष्ट्र की है। और आपकी जो कालीबंगा है आपको पता है ये राजस्थान में है, राजस्थान, और ये सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, इसलिए आपका तीसरा सुमेलित नहीं, बाकी सभी सुमेलित है। एरड़ जो है ये आपका मालवा से जुड़ा हुआ यानी कि आपके एमपी से जुड़ा है। दैमाबाद आपके हड़प्पा संस्कृति का स्थल है। अगर हड़प्पा की जगह ताम्रपाषाण काल सामने होता तो भी सही हो जाता। और गिलुंद आपकी जो बस्ती है ये आपकी ताम्रपाषाण काल की है, ये बिल्कुल सही है। तो ये सारी चीज़ें मैंने पहले भी बताई हैं इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के दरमियान, तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है ताम्रपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें से कौन सा कथन है जो ताम्रपाषाण काल के बारे में सही नहीं है। पहला है इस काल की जो है कायथ और यहाँ पे कायथा और एरड़ है बच्चों, ध्यान देंगे इसको, क्या है कायथा, कायथा है और ये आपका एरड़ है, एरड़। कह रहा है इस काल की कायथा और एरड़ की बस्तियाँ किले बंद थीं, क्या ये बात सही है। दूसरा है इस काल में अनाज उत्पादन के क्षेत्रीय समानता थी, क्या इस काल में अनाज उत्पादन में क्षेत्रीय समानता देखने को मिलती है। और तीसरा है नवदा टोली नर्मदा नदी के तट पर स्थित था। और चौथा है इस काल के लोग लेखन कला नहीं जानते थे। तो आपको असत्य कथन बताना है बच्चों, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, कौन सा सही नहीं है ये बताना है। और इसमें से कोई एक ही स्टेटमेंट है जो सही नहीं है, और वो भी कॉमन सेंस का स्टेटमेंट है। कोई मतलब बिना पढ़ा लिखा बच्चा अगर वो समझदार है, सोचने वाला प्राणी है, तो बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। तो आप सभी को पता है इसमें कौन सा सही नहीं है। तो ये आपका बहुत ही बढ़िया प्रश्न था। ऑप्शन नंबर 2 सही नहीं है, क्योंकि आपको पता है बच्चों कि चाहे कोई भी काल हो, अनाज उत्पादन में क्षेत्रीय समानता हो ही नहीं सकती। अनाज उत्पादन में आप देखते हैं कि जैसे यहाँ का क्षेत्र होता है, जैसा जलवायु होती है, जैसा मिट्टी होता है, उसी हिसाब से वहाँ उत्पादन होता है। अगर वो नदी के किनारे का क्षेत्र है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे ज़्यादा वाटर वाले फसल उगाए जाएंगे। अगर वो रेतीला क्षेत्र है तो वहाँ पे कम पानी वाले फसल उगाए जाएंगे। अगर काली मिट्टी का प्लेस है तो कपास और जो है गन्ने उगाए जाएंगे। इस तरह से जैसी मिट्टी जैसा जलवायु होता है उसी हिसाब से फसल उत्पादन होता है। तो क्षेत्रीय समानता तो संभव ही नहीं है, चाहे वो ताम्रपाषाण काल हो, चाहे वो आज का काल हो या कोई भी काल हो। तो आपका दूसरा सही नहीं है। अब आपको पता चल गया कि दूसरा सही नहीं है, बाकी सारे ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। कायथा और एरड़ की बस्तियाँ जो है ये किले बंद थी। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा इनाम गांव का, ये भी किले बंद था, और किले बंद होने के साथ साथ इसके चारों तरफ खाई भी पाया जाता था। इसलिए याद रखेंगे एग्जाम में ये आया है कि कौन से नगर के चारों तरफ खाई बनी हुई थी, तो इनाम गांव के। और आपका तीसरा भी सही है कि नवदा टोली नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, और ये सबसे बड़ी ग्रामीण बस्ती थी आपके ताम्रपाषाण काल की। सबसे ज़्यादा अनाज मिले हैं यहाँ से संख्या में, और इस काल के लोग लेखन कला से परिचित नहीं थे, ये तो आप सभी को पता है कि पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में भी लिखने और पढ़ने की कोई खास कला नहीं है। एक भाव चित्रात्मक लिपियाँ मिली हैं जो भाव के द्वारा मतलब भाव को व्यक्त करने का जिनके द्वारा प्रयास किया गया है। तो आपका दूसरा सही नहीं था। अब आगे हम बढ़ेंगे, और ये हमने बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाया है, और इसको आप लोग बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे कि आपका किस क्षेत्र में कौन सा समाधान देखने को मिलता है। आपको ये बताना है कि कौन सा आपका सही है, यानी कि आपको बताना है कि सही कौन सा आपका जो है व्याख्या कर रहा है, या फिर आप कह सकते हैं कि आपको यहाँ पे मिलान करना है कि सही समाधान विधियाँ कौन से क्षेत्र में स्थित थी। तो ये भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें आप लोगों को पहले ही बताई हैं, तो ये करने में आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो याद रखेंगे बच्चों, कौन सा आपका स्टेटमेंट है जो कि सही सुमेलित है, ये आपको बताना है सही सुमेलित है। और अगर नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ, आप मिला करके बता दीजिए कि किसका क्या सही होगा। तो पहला ऑप्शन है आपका ए में है, ए में है आपका, मान लीजिए जैसे ये आपका क्या हो गया, ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। मैं कोड बना दे रही हूँ, तो आपका पहले में कर दे रहे हैं, यानी कि जो आपका ए ऑप्शन है इसमें पहले का जो है ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट का बी और दूसरे का ए और आपका तीसरे का सी और आपका चौथे का डी, ये हो गया।
दूसरा ऑप्शन ले लीजिए बी, इसमें पहले का टू और आपका मतलब पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी और चौथे का डी, यानी कि जिस सीरियल से है ये। और आपका सी ऑप्शन ले लीजिए, सी ऑप्शन में आपका है पहले का डी और आपका दूसरे का सी और आपका तीसरे का बी और आपका चौथे का ए। तो बताएंगे बच्चों, आपके सामने 3 ऑप्शन है कि आपका कौन सा है जो कि सही तरीके से सुमेलित करेगा। पहले ऑप्शन में है यानी कि ए में है कि पहले का बी, दूसरे का आपका जो है याद रखेंगे दूसरे का ए और आपका तीसरे का सी और चौथे का डी। क्या पहला सही है? बी में है कि पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी, चौथे का डी। और आपके तीसरे में है यानी कि जो आपका सी ऑप्शन है इसमें है पहले का डी, दूसरे का सी, तीसरे का बी और चौथे का ए। तो आप बताएंगे बच्चों आपका कौन सा सही सुमेलित है, किस क्षेत्र में किस तरह का समाधान था, मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ। तो इसमें आप लोगों को गलती नहीं करना है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये और ये एग्ज़ाम में आया हुआ है, तो इसलिए आपको ये गलती नहीं करना होगा। तो आई थिंक आपको इसका आंसर मिल गया होगा। आपका जो सही सुमेलित है ऑप्शन नंबर 3 सही सुमेलित है, यानी कि सी सही सुमेलित है। जो आपका पूर्वी भारत था यहाँ पे आंशिक समाधान था, जो आपका पश्चिमी भारत था यहाँ पे संपूर्ण समाधान था, जो आपका दक्षिणी भारत है यहाँ पे पूर्व से पश्चिम में समाधान किया जाता था और महाराष्ट्र में उत्तर से दक्षिण में समाधान किया जाता था। यानी कि आपका पूर्व भारत में आंशिक समाधान, पश्चिम भारत में पूर्ण समाधान, दक्षिण भारत में जो है यहाँ पूर्व से पश्चिम दिशा में समाधान और महाराष्ट्र में आपका कैसा होगा उत्तर से दक्षिण में समाधान। तो याद रखेंगे बच्चों आपका ऑप्शन नंबर जो सी है ये सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और ये प्रश्न में भी आपको बताना है कि कौन सा है जो कि गलत है यानी कि सही नहीं है। आपको गलत स्टेटमेंट बताने हैं और बहुत ही बढ़िया है, आप बहुत आसानी से बता सकते हैं इसको। पहला है इस काल में कपास की कृषि की जाती थी। क्या ताम्रपाषाण काल के लोग कपास की कृषि करते थे? दूसरा, इस काल के लोग केवल काले व लाल मृद भांड का उपयोग करते थे। क्या ताम्रपाषाण काल में केवल काले और लाल मृद भांड आपको देखने को मिलेंगे? और तीसरा है कि आहार के लोग पत्थर के घरों में रहते थे। क्या आहार के लोग पत्थर के घरों में रहते थे? और चौथा, इस काल के लोग वस्त्र निर्माण विधि जानते थे। क्या इस काल के लोग वस्त्र निर्माण विधि को जानते थे? आपको बताना बच्चों कौन सा गलत है। सबसे पहले तो इसको ध्यान दिया कीजिए कि सही पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है। तो गलत पूछ रहा है, कोई एक स्टेटमेंट आपका रॉन्ग होगा और कौन सा रॉन्ग है ये भी आप लोगों को पता चल गया होगा। क्योंकि मैंने आपको हमेशा बताया कि जब भी कूट का क्वेश्चन मिल जाए या भारी भरकम क्वेश्चन हो तो उसका जो सबसे वीक पॉइंट हो उसको पकड़ना चाहिए। स्टेटमेंट में रहता है तो पता चल जाता है कि कौन सी गलत बात कर रहा है। तो आप सभी को पता है ऑप्शन नंबर 2 सही नहीं है, क्योंकि इस काल के लोग केवल काले और लाल नहीं बल्कि इस काल के लोग सफ़ेद और चित्रित धूसर ऐसे मृद भांडों का भी उपयोग करते थे, इसलिए दूसरा गलत हो गया। और पहला बिल्कुल सही है, क्योंकि नवपाषाण काल में मेहरगढ़ से ही जो है कपास की कृषि के साक्ष्य मिले हैं और नवपाषाण काल से शुरू हो चुकी थी कृषि, तो जाहिर सी बात है ताम्रपाषाण काल में भी देखने को मिलेगी। और आपका जो आहार या आहड़ है ये आपका जो है राजस्थान की बस्ती थी, जो कि पत्थर के वहाँ पे मकान देखने को मिले हैं, ये भी सही है। और आपका जो इस काल के लोग वस्त्र निर्माण विधि जानते थे, बिल्कुल सही है। इस काल में लोगों ने वस्त्र बनाना शुरू कर दिया था। हालांकि सबसे उच्च कोटि के जो वस्त्र निर्माण है, सबसे उच्च कोटि का जो कांसा है, ये सभी सिंधु घाटी सभ्यता के काल में ज़्यादा देखने को मिलता है और वहाँ पे हर चीज़ का चरमोत्कर्ष देखने को मिलता है। आगे पढ़ेंगे बच्चों और अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। देखिए आपके सामने कूट है और आपको कूट की सहायता से बताना है आपका कौन सा स्टेटमेंट है या कौन से कथन है जो कि सही है जोरबे संस्कृति के बारे में। जोरबे संस्कृति के बारे में कौन सी बातें सही हैं आपको ये बताना है। पहला स्टेटमेंट है जोरबे संस्कृति नगरीय संस्कृति थी। दूसरा है यह संस्कृति पश्चिमी महाराष्ट्र में पाई जाती है। तीसरा है इनाम गांव में नगरीकरण पाया जाता था।
तो आपको बताना है बच्चों इसमें से कौन से कथन है जो कि सही हैं। आपको सही कथन बताना है और आप सभी को पता है कि ये इसमें कुछ बातें हैं जो कि सही नहीं है, तो आपको वो एलिमिनेट करना है, उसको हटाना है और बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट है जो कि आपका सही हो जाएगा। तो आप सभी को पता है कि कौन सा है कि जो सही नहीं है, पहले वो देख लेते हैं। तो ये आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है ये सही नहीं है, क्योंकि जोरवे संस्कृति एक ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति है और ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियों की पहचान है ग्रामीण संस्कृति, यानी कि ये लोग क्या है, ग्रामीण है। ये बात जो है इसलिए गलत हो गया। दूसरा बिल्कुल सही है कि जोरवे संस्कृति पश्चिमी महाराष्ट्र में पाई जाती थी, ये बिल्कुल सही है। और इनाम गांव में नगरीकरण पाया गया, बिल्कुल सही है, ये बात सही है। मैंने आप लोगों को बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आपका जो ताम्रपाषाण काल संस्कृति, यहाँ पे 2 नगर, एक तो इनाम गांव और दूसरा जो है आपका वो है दायमाबाद, दूसरा है दायमाबाद। ये दोनों ही आपके ताम्रपाषाण काल जो है ताम्रपाषाण काल की संस्कृतियां हैं या बस्तियां हैं, और ये कहाँ पे हैं, महाराष्ट्र में है। और ये दोनों जो है यहाँ पे नगरीकरण की शुरुआत हो गई थी, यानी कि नगरीकरण अभी हुआ नहीं है, सिर्फ नगरीकरण का शुरुआत हुआ था, शुरुआती दौर में है नगरीकरण यहाँ पे। इसलिए ये क्वेश्चन आता है कि ताम्रपाषाण कालीन किन बस्तियों में नगरीकरण की शुरुआत हो चुकी थी। तो आपका दूसरा तीसरा बिल्कुल सही है, पहला आपका सही नहीं है। ये चीज़ याद रखेंगे कि जो है आपकी कौन सी संस्कृति है जो आपका सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो ये आपको कंफर्म हो गया होगा बच्चों कि आपका दूसरा तीसरा बिल्कुल सही है, आपका पहला स्टेटमेंट सही नहीं है। तो इस हिसाब से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आपका दूसरा तीसरा जो है ये आपका सत्य नहीं है। चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे और बताइएगा, ताम्रपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके सामने कूट है और आपको कूट की सहायता से उत्तर देना है, और ये प्रश्न भी बहुत ही बढ़िया है। आपका पहला स्टेटमेंट है, इस काल में सर्वप्रथम तांबे से औजार बनाने की शुरुआत हुई। क्या ये बात सही है कि ताम्रपाषाण काल में ही मानव ने सबसे पहले तांबे के औजार बनाना शुरू किया था। दूसरा है, इस काल के लोग बाजरे की फसल का उत्पादन करते थे। क्या ये बात सही है कि इस काल के लोग बाजरे की फसल का उत्पादन करने लगे थे। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही है। और आपके सामने कूट है, क्या केवल पहला सही है या केवल दूसरा सही है या दोनों सही है या कोई भी सही नहीं है। तो आई होप आप इसका उत्तर बहुत आसानी से बता सकते हैं कि आपका कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है। तो ये आपके लिए बिल्कुल आसान होगा बच्चों, क्योंकि मैंने इसको बहुत अच्छे से पहले भी व्याख्या किया है और ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बताई थी कि जो ताम्रपाषाण काल संस्कृति है, इसी काल में मानव ने सबसे पहले तांबे की चीज़ों का उपयोग करना शुरू किया था। और ये इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में पहली बार मानव ने तांबे का उपयोग किया था। इसलिए आपका पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और दूसरा भी सही है कि इस काल के लोगों ने बाजरे की फसल जो है फसल का उत्पादन भी करते थे, यानी कि ताम्रपाषाण काल में बाजरे के फसल का उत्पादन भी देखने को मिलता है। इसलिए आपका पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, और ये प्रश्न भी बहुत ही बढ़िया है और इसमें भी आपको कूट की सहायता से उत्तर देना है, इसलिए सारे स्टेटमेंट को ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद कूट की सहायता से उत्तर आप लोग दीजिएगा। प्रश्न है, ताम्रपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना है ताम्रपाषाण काल के बारे में कौन से स्टेटमेंट हैं जो कि आपके सही हैं। पहला स्टेटमेंट है, इस काल के लोग ग्रामीण समुदाय बनाकर रहते थे। क्या ये बात सही है कि इस काल के लोग ग्रामीण समुदाय बना के रहते थे। दूसरा, मालवा का मृदभांड ताम्रपाषाण मृदभांड में सबसे उत्कृष्ट माना गया है। क्या ये बात सही है कि जो मालवा के मृदभांड पाए गए हैं, मृदभांड मीन्स होता है मिट्टी के बर्तन, मृद मीन्स होता है मिट्टी और भांड मीन्स होता है बर्तन, तो मृद भांड क्या सबसे उत्कृष्ट हैं, वो मालवा के हैं। तीसरा, आहाड़ मध्य प्रदेश में स्थित ताम्रपाषाण काल का महत्वपूर्ण स्थल है। क्या ये बात सही है कि जो आहाड़ है ये मध्य प्रदेश में स्थित ताम्रपाषाण काल का महत्वपूर्ण स्थल है।
प्रश्न बहुत ही अच्छा है और एग्ज़ाम में बार बार आया हुआ है और ये सारे तथ्य आप लोगों को पता होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बने तो आगे से गलती नहीं होनी चाहिए। तो आई थिंक आपको पता चल गया होगा कि कौन सा आपका सही है। तो आपके सामने कूट है बच्चों, और आप यहाँ से बता सकते हैं कि क्या केवल पहला दूसरा सही है, या केवल दूसरा सही है, या दूसरा तीसरा सही है, या आपका तीनों सही है। तो आप बताएंगे कि आपका कौन सा है जो सही नहीं है। तो देखते हैं क्या यहाँ पे कोई कथन गलत है। अगर गलत है तो क्यों गलत है। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि आपका जो तीसरा है ये सही नहीं है, बिकॉज़ आहार जो है ये एमपी का नहीं है, बल्कि ये राजस्थान का ताम्र पाषाणकालीन बस्ती है। ये कहाँ पे है? राजस्थान में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में है। और इस आहार को और किस नाम से जाना जाता है? आहार को और किस नाम से जाना जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ताम्बवती के नाम से भी जानते हैं। याद रखेंगे बच्चों, ताम्बवती के नाम से जानते हैं, और इसी को तांबा वाली जगह के नाम से भी जाने जाता है। इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि आहार का एक और नाम क्या है, या ताम्बवती के नाम से कौन सा प्लेस प्रसिद्ध था। तो ताम्बवती या तांबा वाली जगह के नाम से आहार प्रसिद्ध है, जो कि आहार से बड़े पैमाने पे तांबे की प्राप्ति हुई है, तांबे की वस्तुओं का जो है प्राप्ति हुआ, इसीलिए इसको तांबा वाला जगह कहा जाता है। तो आपका तीसरा गलत हो गया, ये एमपी में नहीं है बल्कि राजस्थान में है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देंगे। बाकी आपका पहला बिल्कुल सही है कि इस काल के लोग ग्रामीण समुदाय बनाकर रहते थे, नो डाउट आपको पता चल चुका है। और दूसरा भी बिल्कुल सही है कि ये जो संस्कृतियाँ हैं ये मृदभांडों के आधार पर निर्धारित है, और इन सभी संस्कृतियों में अलग अलग तरह के मृदभांड, उन पर कलर और डिज़ाइन पाए गए हैं। लेकिन सबसे जो उच्च कोटि का मृदभांड है वो मालवा का मृदभांड है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सबसे उच्च कोटि के जो मृदभांड हैं वो मालवा के मृदभांड है, इसलिए आपका पहला दूसरा बिल्कुल सही है, नो डाउट। आपका केवल और केवल तीसरा गलत था। और आप देखेंगे अगर तीसरा हटा देते तो वैसे भी आपके पास 50-50 का ऑप्शन बचता। तो आपका पहला दूसरा बिल्कुल सही है, आपका तीसरा ऑप्शन सही नहीं है। आगे बढ़ेंगे बच्चों, और ये प्रश्न भी बहुत ही अच्छा है, नवपाषाण काल से जुड़ा है और आपको कूट की सहायता से उत्तर देना है। गंभीरता से सारे पॉइंट्स को पढ़िएगा और फिर विचार कीजिएगा कि कौन सा आपका सही है, आपको सही बताना है, ये चीज़ ध्यान देंगे। तो पहला स्टेटमेंट है, इस काल में मेहरगढ़ में, यानी कि क्वेश्चन है नवपाषाण काल के बारे में कौन से कथन है जो सही है, विचार कीजिए। पहला कथन है, इस काल में मेहरगढ़ में बसने वाले लोग कच्ची ईंटों के बने घरों में रहते थे। क्या ये बात सही है कि नवपाषाण काल में जो मेहरगढ़ है, जो कि बलूचिस्तान प्रांत पाकिस्तान में पड़ता है, क्या यहाँ पर कच्ची ईंटों के बने घरों में लोग रहने लगे थे? दूसरा, इस काल में निवासी पालतू जानवरों की फिंगरिंग आग में पक्की मिट्टी की मूर्तिकाएं बनाने लगे थे। क्या ये बात सही है कि इस काल में के जो निवासी हैं वो पालतू जानवरों की फिंगरिंग मीन्स होता है हाथ की उंगलियों की सहायता से जो है मूर्तियां बना करके उनको आग में पकाना, क्या ये चीज़ें जो है यहाँ के लोगों ने शुरू कर दिया था? तो आपको सत्य कथन बताना है बच्चों, और ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आई होप आप इसका उत्तर दे सकते हैं बहुत आसानी से, और ये भी आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न था। आपके सामने कूट है, केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही है, या दोनों सही है, या कोई भी सही नहीं है। तो आई थिंक आपको पता चल गया होगा कि आपका कौन कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही है। तो आप सबको पता होगा कि ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। इस काल के जो लोग हैं ये मेहरगढ़ में जो बसने लगे थे वो कच्ची ईंटों का मकान बनाते थे, बिल्कुल सही है। और मोस्टली इनके घरों में 4 कमरे हुआ करते थे, ऐसा साक्ष्य मिला है। दूसरी बात कि इस काल के जो लोग हैं या यहाँ के जो निवासी हैं ये पालतू जानवरों की मूर्तियाँ बनाते थे, और वो भी हाथ की या उंगलियों की सहायता से, फिंगर्स की सहायता से बनाते थे, और फिर उसको पकाना भी जानते थे। इसलिए आपका दूसरा भी सही है। ये दोनों बातें सही हैं और ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, दोनों कथन बिल्कुल सत्य है। अब आपके लिए क्वेश्चन है बच्चों, इसका उत्तर दीजिएगा कि मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही इजी, बार बार एग्जाम में आया हुआ है। कुत्ते के दफनाए जाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कहाँ से मिला है? तो नवपाषाण काल की बात हो रही है। पहला ऑप्शन है गुफक राल, दूसरा ऑप्शन है मेहरगढ़, और तीसरा ऑप्शन है आपका गिलुंद, और चौथा ऑप्शन है आपका चिरांद।
चौथा ऑप्शन है आपका चिरांद। तो आपको बताना है कि आपका कौन सा प्लेस है जहाँ से मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। तो याद रखेंगे आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है, आप सभी को पता है इसका आंसर, क्योंकि ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। मेहरगढ़, सॉरी बच्चों, मेहरगढ़ नहीं है आपका जो है ऑप्शन में, मैंने आपको ऑप्शन दिया ही नहीं। ऑप्शन 5 है बुर्ज होम, बुर्ज होम। तो आप सभी को पता है कि ऑप्शन नंबर 5 ही बिल्कुल सही है। बुर्ज होम से मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। लेकिन अगर प्रश्न ये आ जाए कि मानव के साथ कुत्ते की जगह पे बकरी दे दे, मानव के साथ बकरी के दफनाए जाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तब आपका क्या ऑप्शन होगा? आपके साथ ऑप्शन वही है गुफकराल, मेहरगढ़, गिलुंद, चिराद। तो आपको बताना है कि कौन सी जगह से मानव के साथ बकरी के दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। ये बात भी आपको पता होना चाहिए। तो याद रखेंगे आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। मेहरगढ़ से मानव के साथ बकरी के दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने का साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से मिला है, तब आप क्या उत्तर देंगे? आपके सामने ऑप्शन है मेहरगढ़, कालीबंगा, रोपड़, राखीगढ़ी। मेहरगढ़, कालीबंगा, रोपड़, राखीगढ़ी। बताएंगे बच्चों कौन से प्लेस से सिंधु घाटी सभ्यता में मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? मेहरगढ़ और कालीबंगा, कालीबंगा और आपका रोपड़ और आपका चौथा है मोहनजोदड़ो। तो बताएंगे बच्चों कौन से प्लेस से मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है सिंधु घाटी सभ्यता में। तो ये आपको पता होना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता में मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य रोपड़ से मिला है। रोपड़ से मिला है, ये चीज़ याद रखिएगा। रोपड़ कौन सी नदी के किनारे है और कौन से जो है राज्य में पड़ता है, इसका आंसर दीजिएगा फटाफट कमेंट बॉक्स में। अगला जो आपका प्रश्न है, नवपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। इसको हमेशा हाईलाइट कर लिया कीजिए कि गलत बताना है। पहला है हड्डी के बने हथियारों का प्रयोग करते थे। क्या नवपाषाण काल के लोग हड्डी के बने हथियारों का प्रयोग करते थे? दूसरा, लोग भवन निर्माण कला जानते थे। क्या ये बात सही है कि लोग जो है भवन निर्माण कला जानते थे? तीसरा है पिकली हल। बच्चों तीसरा यहाँ से शुरू होगा। पिकली हल में नवपाषाण युगीन पशुपालन के अवशेष मिले हैं। क्या ये बात सही है? और चौथा है गुफकराल से प्राप्त घरों में मालिक के साथ पालतू कुत्ते के दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। तो आपको बताना है बच्चों कि कौन सा स्टेटमेंट है जो कि आपका सही नहीं है, यानी कि गलत है। तो इसमें आपको कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए कि आपका कौन सा जो सही नहीं है। आप सभी को इसके बारे में अच्छे से बता चुके हैं, तो आप लोग इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको पता है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। आपको पता है ना कि जो मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है वो बुर्ज होम से मिला है, गुफकराल से नहीं मिला है। इसके पहले ही क्वेश्चन किया मैंने, तो आपको पता है कि ये गलत है और बाकी सारे सही हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि नवपाषाण काल के लोग हड्डी के बने हथियारों का प्रयोग करते थे, जिसमें से आपने नाम सुना होगा चिरांद का, जो कि आपके बिहार में है। यहाँ से हिरण के सींग के हड्डियों के बहुत ज़्यादा औजार, हथियार और गहने मिले हैं। दूसरा भी सही है, लोग भवन निर्माण कला जानते थे। अभी मैंने बताया कि मेहरगढ़ के लोग कच्ची ईंटों का मकान बना के रहते थे। उनके मकान में 4 कमरे सामान्यतः देखने को मिले हैं। कच्ची ईंट के मकान के साथ साथ ये लोग झुग्गी झोपड़ियाँ भी बनाना जानते थे। सरपट की सहायता से या अन्य जो घास फूस होते उनकी सहायता से ये बनाते थे। तीसरा भी सही है कि नवपाषाण युगीन पशुपालन के जो अवशेष हैं ये मिले हैं। बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है। पशुपालन का जो अवशेष है वो तो आपका जो है, अच्छा यहाँ पिकली हल में नवपाषाण युगीन पशुपालन का अवशेष मिला, बिल्कुल सही है। क्योंकि पिकली हल जो है यहाँ से और मास्की से राख के ढेर मिले हैं।
राख के टीले मिलने की वजह से ये वहाँ पे रिसर्च किया गया तो पता चला कि वहाँ पे सामूहिक रूप से पशुपालन किया जाता था, यानी कि गौशाला था जिसके जलने का अवशेष मिला है, यानी कि पशुपालन होता था। पिकलीहल जो कि कर्नाटक में पड़ता है, पिकलीहल मास की यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं और ये राख के टीले के रूप में मिले हैं। तो आपका पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है। आपको गलत बताना था तो आपका चौथा जो है ऑप्शन ये गलत है, सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और आपके सामने कूट है, कूट की सहायता से बताना है, इसलिए गंभीरता से सारे स्टेटमेंट को पढ़िएगा और फिर बताइएगा कि आपका कौन कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही है। सही बताना है बच्चों, सबसे पहले ध्यान देंगे, सही बताना है। पहला है इस काल के लोग पॉलिस्टर पत्थर के औजारों का प्रयोग करते थे। क्या नवपाषाण काल के लोग पॉलिस्टर जो है या पॉलिस्टर पत्थर कहिए या पॉलिशदार कहिए, पॉलिस्टर तो कोई पत्थर नहीं होता बच्चों, याद रखेंगे पॉलिशदार, यहाँ पे क्या होगा पॉलिशदार पत्थर के औजारों का प्रयोग करते थे। क्या ये बात सही है? दूसरा, कश्मीर के बुर्ज होम में इस काल के लोग गर्त आवास में रहते थे। क्या ये बात सही है? तीसरा, इस काल में ही मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चाक का उपयोग शुरू हुआ था। क्या ये बात सही है? इस प्रश्न में कोई दम नहीं, हालांकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं उनके लिए मुश्किल है, लेकिन जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए बहुत ही आसान और बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए बच्चों कि आपका कौन सा है जो कि सही है। तो कूट आपके सामने है बच्चा लोग, आपके सामने कूट है, पहला दूसरा या केवल पहला या दूसरा तीसरा या आपका तीनों। तो आपको पता होगा कि आपको कूट की आवश्यकता ही नहीं है, आप बिना कूट के ही बता सकते हैं कि आपका कौन कौन सा कथन है जो कि सही है। तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि आपका कौन कौन सा है जो कि सही है। आप सभी को पता है कि जो आपका पहला स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। अभी इसी समय मैंने मतलब जब भी आपका क्वेश्चन पहले के क्वेश्चन में मैंने बताया कि इस काल के जो लोग हैं वो पॉलिशदार पत्थर के औजारों का प्रयोग करने लगे थे, वो औजारों को बेहतरीन तरीके से आप डिज़ाइन करने लगे थे, उसको अच्छा बनाने लगे थे, परिष्कृत करने लगे थे, बिल्कुल सही है। और कश्मीर का जो बुर्ज होम है यहाँ से गर्त आवास मिला है। गर्त आवास मतलब गड्ढा घर, यहाँ पे मानो बहुत ज़्यादा ठंडा होने की वजह से ज़मीन के अंदर गड्ढा बना करके रहने लगा था। आप सभी को पता है ज़मीन के अंदर जैसे जैसे हम जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ने लगता है, तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है ऊपर से टेम्परेचर गड्ढे में ज़्यादा पाया जाएगा। अगर आपने ज्योग्राफी में अच्छे से पढ़ा है तो बताएंगे बच्चों कितने मीटर जाने पर, कितने मीटर ज़मीन में जाने पर जो टेम्परेचर है वो आपका 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा टेम्परेचर कितने मीटर जब आप गहराई में जाएंगे। तो इसका भी उत्तर दीजिएगा। तो और आपका तीसरा स्टेटमेंट क्या है? इस काल में ही मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चाक का प्रयोग होता था, बिल्कुल सही है। यानी कि इसके पहले हाथ से भी लोग मिट्टी का बर्तन बनाते थे, लेकिन यानी कि मध्य पाषाण काल में लोगों ने मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन वो हाथ से बना होता था, उतना सुंदर नहीं होता था। लेकिन नवपाषाण काल में इन्होंने चाक का आविष्कार कर लिया और चाक पर ये सुंदर जो है मृदभांड मिट्टी के बर्तन बनाना इन्होंने शुरू कर दिया था। तो आपका तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है बच्चों, कोई डाउट नहीं है। और आपसे जो मैंने पूछा है कि कितने मीटर जाने पर धरती के अंदर 1 डिग्री टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है, प्लस हो जाता है, याद रखेंगे 32 मीटर धरती के नीचे जब आप जाएंगे तो आपका जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। साथ ही ये भी बताएंगे बच्चों कि जब हम वायुमंडल में जाते हैं, वायुमंडल में जब ऊपर जाते हैं तो ऊपर जाने पर कितने मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री टेम्परेचर घट जाता है। कितने मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो 1 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है वायुमंडल में। आपको पता है वायुमंडल में 5 लेयर हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, जिसमें क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ टेम्परेचर घटता है और 1 डिग्री सेल्सियस कितनी ऊंचाई पे जाने पे घट जाता है, याद रखेंगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री टेम्परेचर जो है वो आपका माइनस हो जाता है। ये आप याद रखेंगे, ये सारे एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। फिलहाल इस प्रश्न का आपका तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट था। अगला आपका जो क्वेश्चन है, मध्य पाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? आपको कथन कौन सा गलत है बच्चा ये बताना है। पहला है इस काल के लोग पशुपालन करने लगे थे। क्या मध्य पाषाण काल के लोग पशुपालन करने लगे थे? दूसरा, इस युग में सूक्ष्म पाषाण औजारों का प्रयोग होता था। क्या इस काल में जो मानव है वो छोटे औजारों का उपयोग करने लगा था?
तीसरा है मध्य पाषाण काल के अवशेष केवल दक्षिण भारत में नर्मदा नदी के दक्षिण तक फैले हुए थे। और चौथा है पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य आदमगढ़ से मिला है। तो आपको बताना बच्चों इसमें से कौन सा एक स्टेटमेंट है जो कि गलत है। और अगर आपने मेरा मैराथन क्लास देखा है हिस्ट्री का, जो भी हाल ही में मैंने पिछले सप्ताह लिया है, तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं करना चाहिए। और अगर आपने हिस्ट्री का क्लास देखा है तो बिल्कुल ही गलत नहीं करना चाहिए। और अगर इसमें से कोई भी क्लास नहीं देखा है, प्रैक्टिस सेशन में ही आप रहे हैं, तब भी ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, आपको बस पढ़ने की ज़रूरत है। आपके सामने हमने बहुत सारे ऑप्शन रखे हैं बच्चा लोग, तो आप लोग बताएंगे कौन सा गलत है। तो आप सभी को पता है कि कौन सा गलत है। कॉमन सेंस का प्रश्न है, बहुत आसानी से बता सकते हैं। जो है कुछ ऐसी बातें करें केवल का, तो अक्सर मोस्टली गलत ही होता है अगर केवल की बातें करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मध्य पाषाण काल के अवशेष केवल दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के दक्षिण तक प्राप्त हुए हैं, ये और नीचे तक पाए गए हैं, इसलिए आपका तीसरा ही गलत है। पहला बिल्कुल सही है। इस युग में लोगों ने पशुपालन शुरू किया था। सबसे पहले पशुपालन मानव ने मध्य पाषाण काल में ही शुरू किया था और पहला पालतू पशु इनका डॉगी था या कुत्ता था। और पशुपालन का जो साक्ष्य मिला है सबसे पहले, तो आपने देखा नीचे वाला पॉइंट जो है आदमगढ़ से मिला है। आदमगढ़, आदमगढ़ कहाँ है? एमपी में है, इसमें कोई डाउट नहीं है, एमपी में है। और आपका दूसरा है बागोर, बागोर कहाँ पे है? ये आपका राजस्थान में है। तो आदमगढ़, बागोर दोनों जगह से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। ये क्वेश्चन आया है कि किस काल के हैं ये प्लेस, तो ये मध्य पाषाण काल के हैं। और ये भी क्वेश्चन आया है कि ये प्लेस कौन से राज्य में है, तो आदमगढ़ एमपी में है और जो बागोर है ये राजस्थान में, ये भी याद रखेंगे। और इस काल में सबसे छोटे औजारों का उपयोग किया गया है जो 1 से लेकर 6 सेंटीमीटर के हुआ करते थे। बहुत ही छोटे औजार 1 से लेकर 6 सेंटीमीटर के हुआ करते थे, जिससे जो मनुष्य है वो मछली, चिड़िया और ऐसे छोटे जीवों का शिकार करने लगा था। और इसी सूक्ष्म पाषाण उपकरण को माइक्रोलिथ्स कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आया कि माइक्रोलिथ्स किसे कहते हैं, तो इन्हीं छोटे पाषाण उपकरणों को माइक्रोलिथ्स कहा जाता है, जिनके उपयोग से चिड़िया, मछली और ऐसे छोटे छोटे जीवों का शिकार मनुष्य करना सीख गया था मध्य पाषाण काल में। याद रखेंगे बच्चों, ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य पाषाण काल में ही मानव ने प्रक्षेपास्त्र यानी कि तीर, धनुष जैसे चीज़ों का आविष्कार भी कर लिया था। अगला प्रश्न भी है और आपके सामने है कूट। आपको कूट की सहायता से बताना है कि कौन सी बातें हैं जो कि आपकी सही हैं। पहला स्टेटमेंट है ऊपरी पुरा पाषाण काल, ऊपरी पुरा पाषाण काल में आधुनिक मानव का उदय हुआ। क्या ये बात सही है कि ऊपरी पुरा पाषाण काल में आधुनिक मानव का उदय हुआ था? दूसरा, मध्य पुरा पाषाण युग में मुख्य उद्योग पत्थर की पपड़ी की बनी वस्तुओं का होता था। तो आपको बताना बच्चों कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि आपका सही है। आपके सामने कूट भी है, आप कूट की सहायता से भी उत्तर बता सकते हैं। क्या आपका पहला सही है या आपका दूसरा सही है या आपका दोनों सही है? तो बताएंगे बच्चों आप लोगों का कौन सा स्टेटमेंट है जो कि आपका सही है। तो इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को कि जो पाषाण युग में है इसके बारे में विचार करना है। तो आपका जो पहला स्टेटमेंट है कि ऊपरी पुरा पाषाण, जिसको हम कहते हैं उच्च पुरा पाषाण, ऊपरी पुरा पाषाण या उच्च पुरा पाषाण काल में आधुनिक मानव यानी कि होमो सैपियंस का प्रादुर्भाव हो गया था। होमो सैपियंस बिल्कुल सही है बच्चों, इसमें कोई डाउट नहीं है और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है। दूसरा भी सही है कि मध्य पुरा पाषाण युग में जो उद्योग हैं पत्थर के, ये पपड़ी जिनको सल्क कहा जाता है, सल्क या इनको फलक भी कहा जाता है, इनका बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाने लगा था। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है बच्चों। फलक को जो है ब्लेड भी कहते हैं। तो ऐसे उपकरणों का जो है प्रयोग मध्य पुरा पाषाण काल में बड़े पैमाने पे देखने को मिलता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। पहला दूसरा दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगला प्रश्न है आरंभिक पुरा पाषाण युग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है पुरा पाषाण युग का आदि मानव खाद्य संग्रहण पर जीवन निर्वाह करता था। क्या ये बात सही है? दूसरा, इस युग में औजार में विदारण और खंडक शामिल थे। तीसरा, इस युग में निवास स्थल के अवशेष सोहन नदी घाटी में पाए गए हैं। अब आपके सामने कूट है और आपको कूट की सहायता से उत्तर देना है और इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए कि आपका
जो स्टेटमेंट है वो कौन कौन सा है जो कि आपका सही है। तो आपको बताना बच्चों कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। कूट है आपके सामने, क्या पहला दूसरा या पहला तीसरा या दूसरा तीसरा या तीनों कथन सही हैं। तो बताएंगे आपका कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही है। और ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आपको आरंभिक पुरा पाषाण काल के बारे में सारी बातें बतानी है। तो बिल्कुल सही है कि जो पुरा पाषाण युग का आदिमानव है ये खाद्य संग्राहक है, खाद्य का संग्राहक है, उत्पादन करना नहीं जानता है। बिल्कुल सही, पहला स्टेटमेंट नो डाउट बिल्कुल सही है। नव पाषाण काल से उत्पादन शुरू हुआ, उसके पहले के सारे टाइम पीरियड में मानव मात्र खाद्य संग्राहक है, उत्पादन करना नहीं जानता। और दूसरा भी सही है, इस युग में मानव विदारण, खंडक, चॉपर, चॉपिंग, हैंड एक्स ऐसे हथियारों का उपयोग करता है और ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। और तीसरा भी सही है, इस युग में निवास स्थल के अवशेष सोहन नदी घाटी में पाए गए हैं। यानी कि तीनों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल करेक्ट हैं और ये प्रश्न आपका बहुत ही अच्छा था। सारे स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, नो डाउट आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बच्चों, आपके सामने आ गया है अगला प्रश्न और आपको यहाँ पे सुमेलित करना है। एक तरफ है आपके महाजनपद और दूसरी तरफ है उनकी राजधानियाँ। आपको बताना है कि कौन से महाजनपद की जो राजधानी है वो कहाँ पे थी। आपको राजधानी और नगर का जो है सुमेलन करना है और आपको मैं कूट दे रही हूँ। आप कूट की सहायता से फटाफट बताएंगे कि आपका कौन सा जो है सही हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, कूट ले लीजिए। कूट में आपका जो है ये फर्स्ट है, ये ए है आपका, ये बी है, ये सी है और ये आपका डी है। तो आपको बताना है आपका कौन सा सही है। तो यहाँ पे ए, बी, सी और डी, ऊपर भी आपके ए, बी, सी और डी। तो आपको बताना है पहले में है 4, 2, 1, 3, 1, 3। दूसरे में है बी में आपका 3, 1, 4 और 2 और आपका सी में है 3, 4, 1 और 2। तो आपको बताना है बच्चों कि कौन सा है जो कि आपका सही हो जाएगा और इसमें आप लोगों को समस्या नहीं होना चाहिए। आई होप आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो चलिए देखते हैं आपका कौन सा है जो कि सही है। तो आप सभी को पता है कि जो मत्स्य महाजनपद है ये राजस्थान में था, इसकी राजधानी विराटनगर था। जो कुरु था इसकी जो राजधानी थी वो आपका इंद्रप्रस्थ था, इंद्रप्रस्थ। और जो आपका सूरसेन था ये किसकी राजधानी थी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। सूरसेन मथुरा की राजधानी थी और अस्मक जो थी ये पोटल की राजधानी थी। यानी कि पहले का डी, दूसरे का सी, तीसरे का ए और आपका चौथे का बी। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन। याद रखेंगे बच्चों आपका क्या हो गया है, इसको याद रखेंगे। पहले का डी हो गया है, दूसरे का सी हो गया, तीसरे का ए हो गया है और चौथे का आपका बी हो जाएगा। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार आने वाला प्रश्न है। नेक्स्ट आपके सामने प्रश्न है और आपको बताना है कि यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। इस पॉइंट्स को पढ़ने के बाद बताना है ये किस राजा के बारे में व्याख्या कर रहा है। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित लक्षणों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, उसने काशी तथा बज्जी गणराज को एक लंबे संघर्ष के बाद अपने राज्य में मिला लिया था। दूसरा है, उसके मंत्री वत्स्यकार में लिच्छवियों में फूट डालकर बज्जी गणराज पर विजय प्राप्त की थी। तीसरा है, इस युद्ध में उसने रत्मूसल और महाशिलाकंटक नामक हथियारों का उपयोग किया था। तो आपको बताना है बच्चों ये किस राजा की बात की जा रही है। बिंबिसार है, अजातशत्रु हैं, उदयन है या शिशुनाग हैं। किस राजा की बात की जा रही है आपको ये बताना है। और ये भी आपके लिए बहुत ही बढ़िया है, आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अजातशत्रु की बात की जा रही है जिसने जो है इसी ने पहली बार जो है रथमूसल और महाशिलाकंटक नामक हथियार का उपयोग भी किया युद्ध में। और इसी के मंत्री वत्स्यकार ने लिच्छवियों में फूट डाला था और वज्जी संघ को कमज़ोर किया था। और ये सलाह वत्स्यकार को महात्मा बुद्ध ने दिया था। और पहला भी सही है, यानी कि जो तीनों बातें हैं वो किसके बारे में कह रहे हैं, ये अजातशत्रु के बारे में कह रहे हैं। अब आपका अगला प्रश्न है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में हुए धार्मिक सुधार आंदोलनों को क्या कारण थे। मतलब जो धार्मिक सुधार आंदोलन हुए थे उसके क्या कारण थे। आपके सामने कूट है और आपको कूट की सहायता से बताना है कि किन कारणों से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक सुधार आंदोलन शुरू हुए थे। पहला है
नवोदित वरिष्ठ वर्ग में वैदिक धर्म के प्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण का विकास, यानी कि नए नए जो वरिष्ठ वर्ग हो रहे थे उन्होंने वैदिक जो धर्म में कुरीतियाँ विकृतियाँ आ गई थी उसका आलोचना किया, इस वजह से आया इस तरह के धार्मिक सुधार आंदोलन। दूसरा, उपनिषद विचारधारा में वैदिक कर्मकांडों का समर्थन करना। क्या उपनिषदों की जो विचारधारा ये वैदिक कर्मकांडों का समर्थन करता था। तीसरा है नए नगरों का उदय एवं मुद्रा व्यवस्था का प्रसार। क्या नए नगर का उदय और मुद्रा व्यवस्था के प्रसार के कारण ये क्रांति देखने को मिली थी। और चौथा है लौह तकनीक का विकास, कि यहाँ पे लोहे के तकनीक का बड़े पैमाने पे विकास हो गया था जिसकी वजह से धार्मिक सुधार आंदोलन आए थे। तो आपको बताना बच्चों, कूट की सहायता से पहला तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा, या दूसरा चौथा, या सभी। तो आपको पता है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो नहीं होगा। अगर आपने मेरी बातों को अच्छे से सुना है तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि आपका कौन सा है जो नहीं होगा। आपको पता है उपनिषदों में जो विचारधारा है वो वैदिक कर्मकांडों का समर्थन नहीं करता है, ये समर्थन नहीं करता, ये आलोचना करता है, इसलिए दूसरा हट जाएगा। पहला तीसरा चौथा बिल्कुल करेक्ट है। नए नए जो वरिष्ठ आपके आ रहे हैं वर्ग, ये क्यों ऐसी चीज़ों का जो है एक्सेप्ट करेंगे जो समाज में बुराई लेकर के आया है, जिसकी वजह से समाज में इतनी भेदभाव आए हैं, तो इसलिए इन्होंने विरोध किया। तीसरा भी सही है कि नए नए नगर का विकास हो रहा है, मुद्रा की व्यवस्था जो है वो बढ़ रही है और नगरों में ऐसी चीज़ों को उतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता जो गाँव में समाज में देखने को मिलता है। और चौथा भी सही है कि लोहे की तकनीक का विकास होने की वजह से कृषि में बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ और जिसकी वजह से उत्पादन बढ़ा और उत्पादन बढ़ने से सभी लोग अब मजबूत होने लगे थे और वो ऐसी चीज़ों का विरोध करने लगे थे। तो आपका पहला तीसरा चौथा बिल्कुल सही है। आखिरी प्रश्न है आपका, और ये भी कूट की सहायता से बताना है। प्रश्न बहुत ही अच्छा है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन है, गणपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन है जो कि सही है। यहाँ पे बच्चों गणपति नहीं, यहाँ पे गहपति है। गहपति के संदर्भ में कौन सा कथन है जो कि सही है। पहला, वह घर का मुखिया होता था, क्या ये बात सही है। दूसरा, इस पद का प्रयोग शहरी कुलीन वर्ग में आने वाले लोगों की प्रसिद्धि को इंगित करने के लिए किया जाता था। तीसरा, भूमि पर काम कराने के लिए वह दासों और किराए के श्रमिकों को नियोजित करता था। तो आपको बताना है बच्चों गृहपति के बारे में या गहपति के बारे में कौन सा कथन है जो कि सही है। और आपके सामने है कूट कि कौन सा है सही। क्या केवल पहला सही है, पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, या सभी सही हैं। तो नो डाउट इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो गृहपति है इसके बारे में यहाँ दिए हुए सारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। वह घर का मुखिया होता था, उसका जो पद का प्रयोग है ये शहरी कुलीन वर्ग में आने वाले लोगों की प्रसिद्धि को इंगित करता था और जाहिर सी बात है वो अमीर है, प्रसिद्धि है उसके पास, वो मुखिया है, तो दासों और किरायों पे श्रमिकों को उपयोग में ला करके वो भूमि का काम भी कराएगा। तो ये सारी बातें बिल्कुल सही है बच्चों, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आपका तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं। तो आई होप आप लोगों को प्रश्न सॉल्व करके बहुत अच्छा लगा होगा और अच्छे से मेहनत करते रहिए। अगर कोई समस्या होती है तो आप लोग बिल्कुल बताइएगा बेझिझक। और ये प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन है, आने वाले टाइम में आपको बहुत मदद मिलेगा कोई भी एग्ज़ाम देंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे बेहतरीन प्रश्नों के साथ। थैंक यू सो मच।